हेलो ब्रुन, तो ये एग्ज़ाम के पहले थोड़ी देर पहले का ये वीडियो होने वाला है और ये लास्ट वीडियो होने वाला है क्लास 12th केमिस्ट्री 2023 के लिए। 2024 के इसके बाद कंटिन्यू प्रिपेयर तैयारी कराना स्टार्ट कर दूंगा। मैं एक बात बता दूं आप सभी से कि जो भी क्लास 12th केमिस्ट्री लिए हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसको जाने से पहले थोड़ी देर इसको देख लो और इसको स्पीड में करके आप लोग देखिएगा। इसलिए क्या कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँ। धीरे धीरे मतलब ये है कि समझा के पढ़ाओ, तो आप लोग स्पीड में करके देख सकते हैं। क्योंकि जो आज मैं इस वीडियो में लेने वाला हूं, क्योंकि मैं एससीसी बीसीसी या बिलियन या मोलरता ये सब नहीं बताने वाला हूँ। ये चीज़ बताने वाला हूँ जो कई बार रिपीटेड है और ये एग्जाम देके आओगे ना तो कहोगे अरे भैया ये तो पढ़ के चला गया, मज़ा आ गया। तो इसमें से बनेगा क्वेश्चन, यहाँ से उठाया जाएगा और एग्जाम में यहाँ से ज़रूर न कुछ तो गड़बड़ है, यानी यहाँ से कुछ न कुछ तो आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखो, क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 स्पेशल आपके लिए। जी हाँ, यहीं से आएगा। अब देखो 99% ये जरूर आएगा। 99% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन अभी देखने वाले हो टिप्पणी करने के लिए 100% आएगा, गारंटी मेरा लिख के ले लो। आता है, आप लोग को भी पता है, आता है तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें कवर कर दिया। बड़े आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा, बिना देखे ये मत जाना और लास्ट तक देखोगे। स्पीड थोड़ा बढ़ा लो और स्पीड जब बढ़ जाएगा तब तो आपको मज़ा आ जाएगा और मुझे भी। ठीक है, समझ आया? तो मतलब चलो स्टार्ट ही कर लेते हैं फटाक से। देखो, टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब किसी अभिसारित तीव्र प्रकाश पुंज को वास्तविक बिंदु में से, देखो इसका यही कहने का मतलब है, कोई अभिसारित तीव्र प्रकाश पुंज है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से बिलियर में प्रवाहित किया जाएगा तो हो सकता है यहाँ पर क्या हो, अंधेरा हो। क्या हो? अंधेरा हो, मतलब ना दिखता हो। तो इधर साइड हो सकता है ना जाए, जैसे आपके दीवार में जैसे फोकस आता है, कोई बुकाना है घर में, बुकाने से अगर अंदर आ रहा है उजाला तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर यहाँ पर दीवार है, क्या इस पार जाएगा? नहीं जाएगा डायरेक्ट। हो सकता है ऊपर से चला जाए, हो सकता है नीचे से चला जाए या दूसरी तरफ से आ जाए, लेकिन इधर से डायरेक्ट पार हो पाएगा क्या? नहीं पार हो पाएगा, क्योंकि ये दीवार रोक ले रहा है। तो वही चीज़ यही कह रहा है कि जब किसी अभिसारित तीव्र प्रकाश पुंज वास्तविक बिलियर में से प्रवाहित किया जाता है तो बिलियर में प्रकाश का बार क्या होता है? प्रकाशित नहीं होता। यानी प्रकाशित मतलब दिखता नहीं है, जाता तो है लेकिन दिखता नहीं है। कि तो जब उसी प्रकार अभिसारी प्रकाश की किरण पुंज को कोलाइड बिलियर में प्रवाहित करते हैं तो वही क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड पूछा गया है लगातार, तो भाई इसको पढ़ के जा रहा है। ठीक है, टिंडल प्रभाव खत्म, दी एंड। आगे देखते हैं ब्राउडी गति। ब्राउडी गति क्या कहता है? ये हमेशा क्या है, उल्टा सीधा आपकी तरह नहीं, कुछ लोग की तरह घूमता रहता है, टहलता रहता है, कूदता रहता है, बचलता रहता है। मतलब ये है कि ये क्या है, कुछ पता नहीं है किधर मुड़ जाए किधर चला जाए। देखो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। मतलब क्या है, ये रुकता नहीं है, ये हमेशा टेढ़े बेढ़े सीधे उल्टा सीधा, जब जो जिधर मन कर दिया उधर ये चला जाता है, तो वही ब्राउडी गति होता है। फिर से देख लेते हैं ब्राउडी गति। कोलाइड बिलियर के कण विभिन्न दिशाओं में टेढ़े बड़े तरीके से सीधी रेखा में, मतलब टेढ़े बेढ़े भी सीधी भी रेखा में ये हमेशा गति करता रहता है। और जो ये टेढ़े बेढ़े गति करता है या जो सीधे गति करता है, इसी गति करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्राउडी गति। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार, ब्राउडी गति क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं। ब्राउडी गति वह गति है जो हमेशा उल्टा सीधा उल्टा हमेशा गति करता रहता है, वही ब्राउडी गति होता है। अब क्या है? अस्कंदन। देखो, कोलाइडी बिलियर में किसी विद्युत भट्ट बिलियर मिलाने पर कोलाइडी कणों का अवक्षेपण हो जाता है। यानी कि अभी जैसे दूध है, अब दूध में अगर मैं खट्टा कुछ मिला देता हूँ या दही मिला देता हूँ, अगर दही मिला देता हूँ तो क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, आप अवक्षेपण हो जाएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तित हो जाएगा। मतलब यार जब फट जाएगा ना, जब फट जाएगा तो यानी ये अस्कंदर हो गया। ठीक है, समझ आया क्या? समझ आया? अस्कंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़ कोलाइडी बिलियर में कोई चीज़ मिला देने पर वो क्या होता है, कोलाइडी कणों का अवक्षेपण हो जाता है। कोलाइडी कणों के अवक्षेपण की इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अस्कंदर कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है। अस्कंदर क्या होता है? आ गया, लिख के आओगे पक्का, गारंटी। चलो आगे देखते हैं। देखिए इसको क्या है, अस्कंदर की जो हार्डी सुलझरिया है, इसको क्या है, देखो कैसे क्रम में रखा गया है, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, तो इस प्रकार से रखा गया है। समझ में आया? कह रहा है इस नियम के अनुसार आयनों की जो अस्कंदर क्षमता उनकी संयोजकता पर किस पे निर्भर करती है? संयोजकता पर निर्भर करती है। ठीक है, अधिक संयोजकता वाले आयन भाई अस्कंदर जो रहेगा वो आप पहले रहेगा और जो छोटा कम रहेगा वो बाद में रहेगा। सिंपल सी बात है, समझ आया ना? जो भाई जो भी वजन होगा
जो मोटे होंगे आपके घर में उनका ज़्यादा चलता होगा, क्योंकि आपको 2-3 हाथ जड़ देंगे अगर तो गिर पड़ोगे। तो इससे अच्छा है भाई तू ले ले कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा, है ना। तो ये चीज़ है। तो यही कह रहा है स्कंदन की हार्ड डिसोल्यूशन नियम। ये क्या है कि जो बड़ा रहेगा, जो अधिक रहेगा, जो जिसकी संयोजकता भारी रहेगी, वो उसको सबसे पहले रखेंगे। सबसे पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, मतलब देख रहे हो कैसे घटते क्रम में, देख रहे हो ना विनोद। तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है। अब तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार पढ़ के सुना दूं क्या? सुन लो। देखो इस नियम के अनुसार आयनों की जो स्कंदन क्षमता उनकी संयोजकता पर निर्भर करती है। अधिक संयोजकता वाले आयनों की स्कंदन क्षमता भी अधिक होगी। भाई जब भी जो स्कंदन क्षमता भी अधिक होगी, जब संयोजकता अधिक रहेगा तो क्षमता भी अधिक होगा उसका। जो मोटा रहेगा हो सकता है वो क्या हो, उसका क्षमता भी अधिक हो सकता है। ये भाई मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मोटे रहते हैं वो थोड़ा आलसी ज़्यादा टाइप मुझे लगते हैं, ऐसा होता है। तो आप लोग मुझे क्लियर कीजिएगा। तो ये चीज़ है। तो मतलब जिसकी भी संयोजकता अधिक रहेगी उसकी स्कंदन जो क्षमता होती है वो भी अधिक रहेगा। और वो जो धनायनों की स्कंदन क्षमता निम्न प्रकार को घटते क्रम में रखा गया है। फटाफट आप देख लो, लिख लो, छाप लो, कुछ भी कर लो, आएगा एग्जाम में। क्या आपके एग्जाम में आएगा और लिख के आपको आना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी क्या है। इसके 4 लक्षण देखो। धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखते हैं। किससे बढ़ते क्रम में? ऐसे करके, समझ में आया। ये बढ़ते क्रम में है, यानी कि एक एक ऊपर क्या है, बढ़ते चले जा रहे हैं। जो बढ़ते क्रम में अगर रखेंगे जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो मुझे जैसे बढ़ते क्रम में जब भी रखेंगे, जैसे आप देखते होंगे क्या बोलते हैं, प्रार्थना होता है ना मॉर्निंग टाइम में, एकदम सुबह जब पहुंच जाते हो स्कूल में, तो क्या होता है, प्रार्थना होता है। क्लियर। अगर इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी आ जाएगा ना तो उसको मान लेंगे क्या, प्रार्थना होता है। कैसे प्रार्थना होता है? सबसे छोटे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जो श्रेणी प्राप्त होता है, जो खड़े होने का एक ढंग प्राप्त होता है, वही क्या होता है, इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी होता है। समझ आ गई। इलेक्ट्रोड से रासायनिक श्रेणी बड़ा इजी है। इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी क्या होता है? जो एक श्रेणी प्राप्त होता है, ठीक है, वही क्या होता है, हाँ सही समझो, इलेक्ट्रोड रासायनिक श्रेणी होता है। समझ आ गया ना। अब इसके लक्षण भी लिखने के लिए आते हैं। देखो इसको जो है ऊपर से नीचे की ओर घटता है। ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, घटता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु की सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर घटती है। देख लो, पढ़ लो जो भी है। देखो नेक्स्ट समीकरण आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ और बताना चाहूँ अगर, तो बता दूँ क्या? चलो बता ही देता हूँ। नहीं तो अगर इसको ओपन किया हूँ तो इसको ही कंप्लीट कर देते हैं। नेट समीकरण क्या होता है? ने किसी अर्धशैल इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण का प्रतिपादन किया, जिसे हम नेट समीकरण करते हैं। जैसे कुछ चीज़ हमें नहीं आते रहते ना, तो वो फार्मूला बेस पर आता है, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी नेट समीकरण। फार्मूला क्या होता है? E0 = बहुत लोग एंगस्ट्रॉन बोलते हैं इसको, तो E प्लस क्या होता है, 0.0591 बटे क्या होता है, N होता है, फिर log बेस 10 क्या होता है, log बेस 10 OX बटे के क्या, रेड। अच्छा ये सब OX क्या है? OX क्या है? OX जो होता है ऑक्सीजन की सांद्रता है। OX क्या है? ऑक्सीजन की सांद्रता है। और रेड क्या है? ये अपचायक की सांद्रता है। रेड जो होता है ये अपचायक की सांद्रता, और OX जो होता है वो ऑक्सीजन की सांद्रता होता है। अच्छा ये क्या होता है? E0 जो होता है ये मानक इलेक्ट्रोड है। क्या है? मानक इलेक्ट्रोड है। ई क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव होता है। समझ आ गया सारे? इलेक्ट्रोड विभव होता है। कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए भाई। खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन और एक क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी ना। चलो हम देख लेते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है, फिर इसके बाद और नियम है, टेंशन मत लो, कुछ है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, ठीक है। देखो राउल्ट का नियम क्या कहता है, किसी विलयन में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। किसके? विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। और इसी नियम को क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम कहते हैं। किसके? अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज, विलेय के मोलर प्रभाज। इसका फॉर्मूला होता है P - PS बटे P = N/N+N। ये चीज़ होता है, ठीक है। अब देखो P जो होता है ये क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब। अभी समझा रहा हूँ, टेंशन काहे के ले रहे हो भाई। विलायक का वाष्प दाब हो जाता है, वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। और क्या है? PS भी, PS जो होता है। अच्छा विलायक विलायक क्या है, रुको भी बता रहा हूँ ना यार, अभी तक नहीं पढ़े हो तो इतना ही टाइम में क्या क्या पढ़ा दूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना चीज़ें मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूँ। क्या हो गया? विलयन का वाष्प दाब N भी है,
तो ये न क्या होता है, ये विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। और कैपिटल एन क्या होता है, ये क्या है भाई, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ भाई, बहुत ही कीमती चीज़, उम्मीद है आप लोग देखेंगे भी, ध्यान से सुन लो। देखो कह रहा है किसी विलयन की वाष्पदाब में अपेक्षित होने विलेय के मोलर प्रभाव। अब विलेय और विलायक क्या होता है, विलय जो होता है, जो विलेय बार बार बोल रहे हैं, और जो विलायक होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। क्या है, जैसे कुछ ज़्यादा काटने वाला चीज़ नहीं है। देखो विलय जो होता है वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका चीनी हो गया और नमक हो गया, ये क्या है, आपका विलय है। अब विलायक क्या होता है, जैसे दूध हो गया और पानी हो गया, यानी मात्रा जिसका भी ज़्यादा होगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ये दूध पानी क्या है, मात्रा इसका ज़्यादा होगा, चीनी कम रहेगा, नमक कम रहेगा, तो ये चीज़ विलय और विलायक। अब इससे पूरे क्या हो जाते हैं, विलयन बन जाता है। ठीक है जी, समझ आ गया। तो ये चीज़ है। तो अब तुरंत देख लेते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम है, स्थिर ताप पर किसी विलाय के एकांक द्रव्यमान में धुली गैस की जो मात्रा होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। ध्यान से हम लोग समझेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या कहता है कि जो स्थिर ताप है, और इसका उपयोग भी कभी कभी आ जाता है, तो भी बता दे रहा हूँ। हेनरी स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसे W प्रोपोर्शनल P। तो जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो इक्वल टू क्या लग जाएगा, KH इंटू P लग जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखो KH इधर करेंगे हम जब, तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इधर आ जाएगा, W अपान P हो जाएगा। ठीक है, W क्या है, ये गैस की मात्रा है। ये क्या है, गैस की मात्रा होता है। ये क्या होता है, गैस की मात्रा होता है। ये P, ये क्या है, ये दाब है, इसे हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और ये KH, ये हेनरी नियतांक है, हेनरी नियतांक। ये हेनरी नियतांक होता है, ये गैस की मात्रा होती है, और ये क्या होता है, आपका दाब होता है। क्या होता है भैया, दाब होता है। तो चलो समझ आ गया। तो ये था इसका फॉर्मूला मेन। अब इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग जो होता है सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किया जाता है, या जैसे गहरे समुद्र में गोताखोर श्वसन के लिए ऑक्सीजन के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो चलो और कुछ है जो एक आध दो हेडिंग और उसको भी बता देते हैं फटाफट, जल्दी। चलो अब देखते हैं कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या कहते हैं कि किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत अंतर पर तुल्यांकी चालकता का मान उनके धनायनों तथा किसके धनायन तथा ऋणायन की अनंत अंतर पर तुल्यांकी चालकताओं के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या इसको कुछ जानना भी जरूरी है क्या, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है भाई। देखो कोलराउस का नियम क्या कहता है, कोई विद्युत अपघट्ट है, उसकी अनंत अंतर तुल्यांकी चालकता का मान, ध्यान सुनिएगा, अनंत अंतर तुल्यांकी चालकता का मान उनके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट। पहली बात तो इसका अगर एक फॉर्मूला अगर बता दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे लेमडा इनफाइनाइट इक्वल टू कह रहा है कि एक बार धनात्मक होगा, एक बार क्या होगा, धनात्मक प्लस धनात्मक, एक बार फिर ऋणात्मक होगा। तो यही इसी को हम क्या कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक के योग, इसके योग मतलब जोड़ को हम क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम कहते हैं। बड़ा आसान तरीके से समझा दिया। हाँ बिल्कुल आसान है, आसान सच में है। अगर हम इसे पढ़ेंगे तो आसान लगेगा। देखो क्या कह रहा है, एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक के योग को हम क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम कहते हैं। क्या होता है कोलराउस का नियम, जिसे लेमडा इनफाइनाइट क्या होता है, ये तुल्यांकी चालकता होता है। अब लेमडा प्लस इनफाइनाइट क्या होता है, ये धनायनों की तुल्यांकी चालकता, ये ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता, इतना है। अब इसका उपयोग इस नियम का विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा ज्ञात किया जाता है। इसके द्वारा हम क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा हम ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं भैया, वियोजन की मात्रा ज्ञात करते हैं। उम्मीद है आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कुछ चीज़ें और देखते हैं, कुछ टॉपिक है एक दो, उसको भी देख लेते हैं। देखो आज का आखिरी हेडिंग, और आपसे मुलाकात बहुत, देखो कब होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ याद करिएगा ध्यान से, है ना। देखो मोल अंश मोल प्रभाज्य क्या होता है, किसी विलयन में विलेय या विलायक, अभी विलेय विलायक सब कुछ बताया, कि मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या क्या होता है, अनुपात को, ये समझ नहीं आ रहा है तो लोग इसको हम फॉर्मूला के रूप में करते हैं। ठीक है, तो मोल प्रभाज्य का एक फॉर्मूला, जिसको मोल प्रभाज्य भी बोल सकते हैं या मोल अंश भी बोलते हैं, है ना। तो जो भी है समझ जाइएगा।
मोल प्रभाज इक्वल टू क्या होता है, N/N+N। समझ में, ये स्मॉल n है, ये कैपिटल N है, ठीक है। क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या होता है, विलेय या विलायक। ध्यान दीजिएगा, अभी समझाने का तरीका देखो। विलेय या विलायक ये होता है विलयन का कुल मोल। लिख दो यहाँ पे, विलयन का कुल मोल। बस यही चीज़ तो लिखा हूँ। देखो, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। विलयन के कुल जो कुल पूरा होता है, मोलों की संख्या जो होती है उनके अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। बड़ा सिंपल है। कारण किसी विलयन के विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। आई होप आप लोग समझोगे। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट विशेष मेरी तरफ से आप सभी को। और फोड़ के आओगे, तहलका मचा के आओगे, गर्दा उड़ा के आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल।